इस ई लेक्चर को देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। इस ई व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह ई व्याख्यान मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित है और कैम्ब्रिज विचारधारा यानी नकद शेष दृष्टिकोण से संबंधित है। यह 2 भागों में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इससे पूर्व के जो ई व्याख्यान है मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित, वो 3 ई व्याख्यान है जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित है। एक पहला जो वीडियो था वह मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है इससे संबंधित था और उसके बाद के 2 ई व्याख्यान थे वे मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित फिशर के दृष्टिकोण को बताते हैं और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस तरह से फिशर ने मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को समझाया है और किस प्रकार इसमें बीच में संबंध पाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और यह जो ई लेक्चर है जिसका पहला भाग यह है, यह कैम्ब्रिज दृष्टिकोण जिसके मूल रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री और विचारक जो रहे हैं मार्शल पी गू, रॉबर्टसन और किन्स, उन्होंने जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में अपनी बात कही है उनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और यह 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित इससे पूर्व के व्याख्यानों की संक्षिप्त में व्याख्या करेंगे। उसके बाद में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण क्या कहता है और इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें हम मार्शल पी गू, रॉबर्टसन के समीकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत है यह मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अर्थात मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य को भी बताता है तो दूसरी तरफ सामान्य कीमत स्तर से संबंधित भी बात करता है। अर्थात इसे हम बहुत साधारण शब्दों में कहें तो हम यूं कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होगा और मुद्रा के मूल्य में यानी मुद्रा स्वयं के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, इसके संबंध में वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवेचना करता है। जैसा कि हम यदि एक दृष्टि से देखें कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, हम परिवर्तन की बात करते हैं, वृद्धि और कमी दोनों हो सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा में या मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। सामान्य कीमत स्तर का मतलब यहाँ पे है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के स्तर से। अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उस मुद्रा के द्वारा किए जाने वाले व्यापार जो कि वस्तुओं और सेवाओं का सौदे होते हैं उसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इसलिए मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने पर सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी, लेकिन यह तब होगी जब अन्य बातें समान रहती है। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतनी ही रहती है जितनी पहले उत्पादित होती है उतनी ही उत्पादित की जाती है। तब यदि मान लें कि यदि मुद्रा की मात्रा में जो वृद्धि हुई है उसी अनुपात में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो ऐसा संभव नहीं होगा। यदि जिस अनुपात में जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है उसी अनुपात में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है और उतना व्यापार कर लिया जाता है जितने की वस्तुएं उत्पादित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात जितनी मात्रा में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में होती है उतनी मात्रा में वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और सामान्य कीमत स्तर में भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अन्य बातें यदि समान रहती है और यानी कि न तो
व्यापार में परिवर्तन होता है और न ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कोई परिवर्तन होता है, न ही कोई अन्य बातें प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में केवल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी और मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। अर्थात यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मुद्रा की मात्रा में जिस दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसी दिशा में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होगा। और फिशर कैसे हैं, उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा यदि दोगुनी हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। अब इसके ठीक विपरीत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। और फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा बढ़कर दुगुनी हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य गिरकर आधा ही रह जाएगा, ऐसा फिशर कहते हैं। और क्यों होता है, क्योंकि वो कहते हैं अन्य बातें समान रहती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप जो वस्तुओं और सेवाएं हैं पहले जितनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की वास्तविक जो मूल्य है वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी मुद्रा में वृद्धि होती है वो सारी की सारी व्यापार के उपयोग में ले ली जाती है, अर्थात संचित नहीं की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी जा रही है कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुद्रा अपने आप में खरीदी या बेची केवल वस्तुओं और सेवाओं के बदले ही जाती है। अर्थात मुद्रा का जो मूल्य होता है उसकी परचेजिंग पावर होती है, यानी कि उसकी क्रय शक्ति होती है। और फिशर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसी में इसका संपूर्ण व्याख्या की है। फिशर ने अपने नकद लेन देन सिद्धांत के अंतर्गत, नकद लेन देन दृष्टिकोण के अंतर्गत, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी। और इसी कारण से फिशर के अनुसार जितनी मात्रा में मुद्रा में वृद्धि होती है उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात कमी आती है। यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी होती है तो मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाएगा। और एक खास बात ध्यान रखने वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि मुद्रा का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन परचेजिंग पावर ही उसका मूल्य होता है। अर्थात वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सकता है, क्रय कर सकती है। इसीलिए फिशर के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहती है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर वस्तुएं और सेवाएं उतनी ही रहती है। इस कारण से जो काम पहले यदि मान लेते हैं 100 यूनिट थी मुद्रा की, तो जितना काम 100 यूनिट करती थी उतना काम यदि मुद्रा की मात्रा 100 से 200 यूनिट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो काम 100 यूनिट करती थी उतना ही 200 यूनिट करती है। इसलिए मुद्रा का मूल्य जो है वास्तव में गिर गया है। कैसे आधा रह गया? कैसे कि पहले 100 यूनिट काम करती थी उतना ही अब 200 यूनिट काम कर रही है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है नकद शेष सिद्धांत, कैश बैलेंस अप्रोच, जो कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण भी कहलाता है। और ये इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो सिद्धांत है यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों और विचारक जो मुख्य रूप से अल्फ्रेड मार्शल को, पीगू को और रॉबर्टसन को गिना जाता है, और साथ में किंज का नाम भी उल्लेखनीय है। और इस सिद्धांत को फिशर के सिद्धांत का सुधार माना जाता है। फिशर के सिद्धांत पर सुधार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जहां फिशर कहते हैं कि जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि फिशर का ये मानना होता है कि जितनी भी मात्रा में वृद्धि होती है मुद्रा की, उतनी ही मात्रा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में लगा दी जाती है, इसलिए होता है ऐसा। जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा और कैम्ब्रिज विचारधारा के अर्थशास्त्री और विचारक ये कहते हैं कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उस अनुपात में सामान्य कीमत स्तर बढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी मात्रा में मुद्रा बढ़ती है उस का कुछ हिस्सा
संचित करके रख लिया जाता है। अर्थात लोग अपनी बढ़ी हुई मुद्रा को या वास्तविक आय को संपूर्ण रूप में खर्च करना नहीं चाहते और कुछ उसका कुछ हिस्सा संचित रूप में रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, बचत के रूप में रखना चाहते हैं। इसलिए इसको संचय कोष सिद्धांत भी कह सकते हैं। अर्थात एक आय का एक हिस्सा बचा के रखने के फेवर में कैम्ब्रिज विचारधारा है। और कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अब कितना कम होगा इसके लिए उन्होंने अपने अपने सूत्र दिए हैं, जो हम अगले लेक्चर में हम उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि उनका ये मानना है कैम्ब्रिज विचारधारा कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है, उसी दिशा में होता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं होता है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी अनुपात में हो। जबकि फिशर कहते हैं उसी अनुपात में होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी दोगुना होता है, ऐसा फिशर कहते हैं। जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा ये कहती है कि मुद्रा की मात्रा दोगुनी होने पर सामान्य कीमत स्तर दोगुना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और 2 गुणों से कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है वो संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए नहीं की जाती है, या फिर जो उत्पादन होता है उसके विक्रय में न लगाकर उसका कुछ हिस्सा संचित कोषों के रूप में रख लिया जाता है, या फिर नकद रूप में लोग अपने पास में नकद रूप में रखने के लिए रखने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात लोग जो वास्तविक आय होती है उसका एक हिस्सा बचाकर रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और ठीक इसी रूप में हम कह सकते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, लेकिन उसी अनुपात में नहीं होगा कम जिस अनुपात में मुद्रा में वृद्धि हुई। अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, 2 गुनी वृद्धि होती है, तो मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि जो बढ़ी हुई मुद्रा की एक हिस्सा बचा के रखा जा सकता है, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है लोगों में। इस कारण से अब हम इसके उल्टा भी कह सकते हैं, यदि मुद्रा की मात्रा में कमी आती है तो सामान्य कीमत स्तर में भी कमी आएगी, लेकिन कितनी कमी आएगी? उस अनुपात में नहीं आएगी जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में कमी आई है, ऐसा कैम्ब्रिज विचारधारा कहती है। जबकि फिशर कहते हैं कि उसी अनुपात में कमी आएगी जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में कमी आई थी। मुद्रा की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसी अनुपात में, उसी दिशा में परिवर्तन कीमत स्तर में होता है, ऐसा फिशर कहते हैं। और कैम्ब्रिज विचारधारा कहती है कि उसी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। इसे हम और विस्तार से समझ सकते हैं, और इनके कुछ बिंदु है उसके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इसकी जो व्याख्या है उसको मैं एक बार फिर से आपके सामने रखता हूँ। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के सुधार के रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने इसे एक नए एवं संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज व्याख्या के नाम से जाना जाता है। इन अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन तथा कीन्स के नाम उल्लेखनीय है। कैम्ब्रिज व्याख्या को नकद शेष दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जिसे लोग एक निश्चित समय पर अपने पास नकद कोष के रूप में रखना चाहते हैं। इस प्रकार कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के विनिमय के माध्यम के कार्य के स्थान पर मूल्य संचय के कार्य को अधिक महत्व देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैम्ब्रिज विचारधारा बढ़ी हुई मुद्रा का एक हिस्सा संचित कोष में रखने के फेवर में होते हैं, या फिर उसकी बात को भी शामिल करते हैं। इसलिए यह फिशर के सिद्धांत पर एक सुधार माना जाता है, क्योंकि ऐसा वास्तव में पाया जाता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था वो
व्यक्ति हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे फर्में हो, चाहे सरकार हो, जितनी मात्रा मुद्रा की बढ़ती है उसी अनुपात में वह खर्च नहीं की जाती है और एक नकद रूप में उसको रखने का प्रवृत्ति पाई जाती है, संचित रूप में रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धन्यवाद। अगले ई व्याख्यान में हम इसके आधारभूत बिंदु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में जो समीकरण है मार्शल पीगू और रॉबर्टसन द्वारा दिया गया उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।